ऐसा ग्रुप जो किसी कॉन्जुगेशन सिस्टम से जुड़ा हो, जब कोई ऐसा ग्रुप जो किसी कॉन्जुगेशन सिस्टम से जुड़ा हो और अपने पाई इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेशन सिस्टम को रेजोनेंस के थ्रू देना चाहता हो या पाई इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेशन सिस्टम से रेजोनेंस के थ्रू लेना चाहता हो, तो बच्चों ऐसे इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेशन सिस्टम को देता है वो प्लस एम है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन से कॉन्जुगेशन सिस्टम को लेता है वो माइनस एम होता है। मैंने ये आपको बता दिया था, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि यदि कोई कॉन्जुगेशन सिस्टम से डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ा हो, उसके पास लोन पेयर हो, तो बच्चे वो प्लस एम होता है। और यदि कोई किसी डायरेक्ट जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप के बीच में अनसैचुरेशन और डबल ए ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो माइनस एम होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट तो सब जगह लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो तो उसको कॉन्जुगेशन की जरूरत है नहीं। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आपको क्या चेक करना, केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो माइनस आई होगा, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इसको सुनो, मैंने क्या बताया था कि जैसे ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है और ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इस कॉन्जुगेशन सिस्टम से मैंने ये ग्रुप लगा दिया, इस ग्रुप पे प्लस एम है। इस कॉन्जुगेशन सिस्टम पे मैंने ग्रुप लगा दिया, इस ग्रुप पे माइनस एम। तो मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे आप कुछ भी लगा दीजिए, मेटा पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। देख लो, मैं मेटा पे टिक लगा रहा हूँ, मेटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ना मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ना मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। मेटा जैसा है वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बना के देख लीजिए ना, मेटा पे लाइन आती ही नहीं भाई। आप कॉन्जुगेशन 1 2 3 करेंगे ना तो मेटा की लाइन आती ही नहीं। तो अगर आपने कोई भी प्लस एम का ग्रुप लिया जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो मेटा पे ना, सॉरी, वो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कॉन्जुगेशन सिस्टम पे कोई भी ग्रुप लगाए ना, वो आर्थो और पैरा पे ही तबाही लाएगा। या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। मेटा से कोई लेना देना नहीं। और यदि आपने माइनस एम लिया ना, तो माइनस एम क्या करते, इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो साहब ये जो खींचने वाली बात है ना, ये आर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्लस एम माइनस एम लगाएंगे ना, कॉन्जुगेशन करेंगे, तो मेटा पे इफेक्ट आएगा ही नहीं। क्या आप हमारी बात समझ रहे हैं? मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन में काम आएगा और आगे चल के भी काम आएगा। क्यों? क्योंकि मेटा पे कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट होता तो सही है, लेकिन मेटा पे अगर कोई ग्रुप आप चिपका दे तो उस पर बेचारे पे इफेक्ट नहीं लगेगा, उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। आगे चल के देखते हैं। जरा इन दोनों क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, सब लोग से रिक्वेस्ट जरा ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, ये कोई कार्बोकेटायन है, ये कोई कार्बोकेटायन है, इसको इलेक्ट्रॉन की तलाश है। ये बेचारा बड़ा दुखी है कि अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये सुखी हो जाए। ध्यान देखिएगा। और ये कोई कार्बोकेटायन है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये सुखी हो जाए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, अगर मैं इसको फर्स्ट ले लूँ और नीचे वालों को सेकेंड ले लूँ, उसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे, कोई इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन कौन से ग्रुप है, एक तो प्लस आई और एक तो प्लस एम, ये दो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। तो मुझे बता दो, ये जो OH है, ये प्लस एम शो करेगा। और प्लस एम कभी कभी डिस्टेंस पे डिपेंड तो करता नहीं है, ये वहां तक चला जाएगा जहां तक कॉन्जुगेशन मेंटेन है। तो ये जो प्लस एम है, ये इस CH2 का अपना इफेक्ट दे देगा भाई। कॉन्जुगेशन सिस्टम के थ्रू अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको इस CH2 को दे देगा। मतलब इस OH का इस कार्बोकेटायन पे इफेक्ट पड़ेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। मतलब ये कार्बोकेटायन सुखी हो सकता है। लेकिन बच्चों इसको देखो जरा, ये मेटा पे है, ये कॉन्जुगेशन लगाएगा तो सही, ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा तो सही, लेकिन यहां पे नहीं पहुंचेगा। क्यों? इस रास्ते को वो बाईपास कर जाएगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? हम ये बताना चाहते हैं, मेरी बात को समझिए। इस प्लस एम के रिस्पेक्ट में अब ये मेटा पे है कार्बोकेटायन, तो कोई भी प्लस एम करता है तो मेटा पे वो इफेक्ट शो ही नहीं कर पाता भाई। अगर ये प्लस एम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, किस पे बढ़ाएगा? आर्थो और पैरा पे। मेटा पे तो कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन वो जो ग्रुप जुड़ा है वो तो मेटा पे है। इसका मतलब ये हुआ कि इस OH का इफेक्ट इस कार्बोकेटायन पे हमें नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा तो इस OH का इफेक्ट कोई फायदा तो है नहीं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऊपर वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसको प्लस एम का
इफेक्ट मिल रहा है, उसको प्लस एम का सपोर्ट मिल रहा है, और नीचे में प्लस एम का सपोर्ट नहीं है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, मेटा पे किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रुप लगा दे और टॉप वाली पोजीशन को यदि आप देखेंगे तो कोई फायदा नहीं। मैं इस बात को नीचे लिख भी दिया, देखो आर्थो पैरा पर लगा प्लस एम या माइनस एम ग्रुप ही नंबर 1 पर ऐड ग्रुप को इफेक्ट डालता है। नंबर 1 पर आर्थो पैरा पे यदि लगा हो तो, मेटा वाला नहीं या मेटा लिख दिया, इसको रफ कर लीजिएगा। मेटा पर ऐड प्लस या माइनस एम का कोई भी रिंग के नंबर 1 पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। भाई कॉन्जुगेशन करेगा तो सही, लेकिन उसको बाईपास कर लेगा ना, उसके तरफ से गुजर जाएगा, उसके पास रुकेगा नहीं। जैसे अगर आपने यहाँ पे किया तो ये क्या करेगा, यहाँ तक जो जाएगा लेकिन यहाँ इधर चला जाएगा, यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये मेटा पे पहुंच गया ना इसके रिस्पेक्ट में। कुल मिला के आप ये समझिएगा कि प्लस या माइनस एम का इफेक्ट मेटा वाले पोजीशन पर आपको नहीं फायदा मिलेगा। ये कॉन्जुगेशन करेंगे तो आपको दिख जाएगा साफ साफ। मैंने ऊपर भी समझा दिया है और नीचे भी इस बात को समझा दिया। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस बात को 2-3 बार बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, किसी को अगर ये बात समझ में नहीं है तो तुरंत पूछ लो जल्दी से फास्ट, जो मैंने बोला है। सबको समझ में आ गई? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया हो? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया कि प्लस या माइनस एम सर आपने मेटा पे क्यों नहीं लगाया? भाई आप कॉन्जुगेशन करेंगे तो आपको दिख जाएगा, मेटा पे प्लस या माइनस एम दिखेगा ही नहीं। जरा एक बात और देखिए बच्चों, जरा ये कार्बन वाला आरएस देखिए, इस कार्बन के आरएस में देखो जरा, ये लाइक चार्ज है, ये भी लाइक चार्ज है, ये अनलाइक चार्ज है और ये लाइक चार्ज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई कार्बन की चेन में जस्ट बगल में लाइक या अनलाइक चार्ज आपको दिखाई दे बच्चों, तो ऐसी स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होती है और इसको आरएस हम मानते नहीं फिलहाल। जरा देखो इन चारों स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, ये भी हाईली अनस्टेबल, ये भी हाईली अनस्टेबल, ये तो और ज्यादा हाईली अनस्टेबल है। क्यों? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये भी ज्यादा हाईली अनस्टेबल है। जब भी कभी भी किसी भी कार्बन की चेन में कभी भी एडजेसेंट पोजीशन पे, एडजेसेंट समझते हैं ना, लगातार एडजेसेंट पोजीशन पे कोई भी चार्ज हो, लाइक वाला हो अनलाइक वाला हो, वो हाईली अनस्टेबल होता है। ये मैं इसके पहले वाले पीडीएफ के पेज से इसमें जोड़ा हूं मैं, यदि आपको याद हो तो, जो मैंने बोला था आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें जेई ने 2002 बार उसको क्वेश्चन पूछ लिया है और आगे चल के नेट में क्वेश्चन आने की संभावना, इसलिए मैं इस पे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। क्या देखिए, पहले नीचे बात को समझ लीजिए फिर क्वेश्चन कराता हूँ। ध्यान सुनिएगा बच्चों, जब भी कभी भी कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि माइनस एम शो करता हो और उसके जस्ट बगल में प्लस एम आ जाए, सॉरी उसके जस्ट बगल में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, सबसे पहले मुझे बताओ क्या यहाँ पे कार्बन की चेन में लाइक अनलाइक जगह चार्ज पास पास में आ गया? इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल है। लेकिन उसके बाद भी देखिए इसको कितना तकलीफ है। मुझे बताओ माइनस एम क्या करता है? माइनस एम क्या करता है मुझे बताइए? माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींचता है। मुझे बताओ ये बेचारा, उसके पास वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, और उसके जस्ट बगल में माइनस एम का ग्रुप आ गया। माइनस एम बहुत ही विख्यात, बहुत ही फेमस इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। आप जरा सोच के बताओ कि एक तो इस कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन की तलाश थी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था सुखी होने के लिए, लेकिन इसके जस्ट बगल में जो पड़ोसी मिला उससे उल्टा ये इलेक्ट्रॉन और खींच रहा, तो साहब ऐसी स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल हो जाती है। समझ नहीं पा रहा हूँ निसार पटेल, मेरी बात समझ पा रहा हूँ? भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसके पास ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, प्लस एम वाला होना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत ही फेमस माइनस एम है, इसका माइनस एम भी लगता है, इसका माइनस आई भी लगता है, बहुत ही स्ट्रांग लगता है। क्या करेगा ये उससे और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो बेचारे ये वैसे और दुखी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की और कमी है और सामने वाला बगल वाला इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो साहब ऐसी स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होती है। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जरा सुनिए, एक लाइन है, स्टेटमेंट है कि यदि कोई प्लस चार्ज के बगल में कोई भी प्लस एम का ग्रुप लगा हो, सॉरी माइनस एम का ग्रुप लगा हो, तो साहब वो स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बगल वाले इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है उसको उल्टा। भाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा ना, इधर की तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? और बच्चों जरा इधर स्टेटमेंट देखो, अगर कोई माइनस एम का अगर कोई कार्बोएनाइन हो, कार्बोएनाइन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, और बगल वाला पड़ोसी प्लस एम हो, प्लस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। भाई इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन बगल वाला इसको इलेक्ट्रॉन देके ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्लस एम है। तो बच्चों होता क्या ना कि इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन लगता है।
भाई इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए ना, ये कार्बन आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो वैसे ज्यादा है। भाई इसके बगल में एक ऐसा पड़ोसी चाहिए जो इसे इलेक्ट्रॉन खींच पाए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उल्टा और चिपकाएगा। तो बच्चों इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका रिपल्शन लगेगा, जो कि स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर बताओ। मैंने ये बोला कि जब भी कभी कोई कार्बन की चेन पे प्लस और माइनस पास पास में दिखे तभी स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल है, और जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज के बगल में जस्ट माइनस एम का ग्रुप दिखे ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होता है। जब भी कोई नेगेटिव कार्बन आयन के बगल में जस्ट प्लस एम का ग्रुप दिखे तो ये भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। याद रखिए, जेई ने इसको 2 बार पूछा। जब भी कभी प्रश्न कोई जेई में आता है प्लीज उसको प्लीज आप तैयार कर लें, क्योंकि नीट में वही क्वेश्चन सेम टू सेम रिवीजन होता है ना। इधर आगे देखिए, अब जैसे जेई 2009 का क्वेश्चन है, ये जेई 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें सबसे कम स्टेबल कौन सा है, विच वन ऑफ द लीस्ट स्टेबल, सबसे कम दुखी, सबसे ज्यादा दुखी कौन है, या सबसे कम स्टेबल कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो ये भी कम है, देखो ये भी लिस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि एडिशेंट पोजीशन पे प्लस माइनस, ये भी बेचारा दुखी है, ठीक है, ये भी दुखी है। बस इसमें से ये एक स्ट्रक्चर है जो बाकी चौबे से ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि इसमें से सबसे ज्यादा सुखी कौन है, तो आप इस पर डी पे टिक लगाते। क्यों? क्योंकि डी में ना प्लस और माइनस का बहुत ज्यादा झंझट नहीं है। क्या आप हमारी बात समझ गए? अब आगे सुनिएगा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि नहीं इनमें से भी सबसे ज्यादा लिस्ट स्टेबल, सबसे कम, लिस्ट मतलब होता है सबसे कम स्टेबल कौन सा है। तो बच्चे मुझे बताओ, सॉरी ये माइनस एम, कृपया से करेक्शन कर लीजिएगा, ये माइनस एम है, ये माइनस एम है। माइनस एम के जस्ट बगल में मुझे बताइए जरा, माइनस एम के जस्ट बगल में क्या प्लस एम है? माइनस एम के जस्ट बगल में प्लस एम है। तो बच्चों इन सभी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा अनस्टेबल यही होगा। क्यों? क्योंकि माइनस एम है। माइनस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। सॉरी, माइनस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। बेचारा उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको और दुखी कर देगा। एक बार फिर सुन लीजिए, ये भी दुखी है और ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा दुखी ये है। बाकी ये तो ठीक है, सब में से अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना कि एडजेसेंट पे प्लस और माइनस हो वही स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। याद रखिएगा, जेई 2009 का क्वेश्चन है ये। अब एक बार मैंने वो बात लिख दिया, अभी मैंने बोला था ना, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल के पड़ोसी में माइनस एम का ग्रुप हो तो वो स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होता है। मीत पटेल मैंने अभी ये बात बताई है। और यदि कोई पॉजिटिव चार्ज हो और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे प्लस एम हो, तीरथ बी पटेल, मैं बताया था ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होता है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखा, जरा सोचो, जेई 2009 में ये क्वेश्चन आया था और उसके ठीक 2 साल पहले जेई 2007 में भी ये क्वेश्चन आया था। 2007 में सेम क्वेश्चन, 2009 में सेम क्वेश्चन। आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको दोबारा पढ़ा दिया, जबकि ये आरएस का प्रश्न है। एक बार क्वेश्चन फिर देखो, विच वन ऑफ द लिस्ट स्टेबल, इसमें सबसे ज्यादा दुखी कौन है। तो मुझे बताओ, पहला वाला भी दुखी है, दूसरा वाला भी दुखी है, तीसरा वाला भी दुखी है, चौथा वाला दुखी नहीं है, चौथा वाला इसमें सबसे अच्छा है। लेकिन बच्चों प्रश्न ये कि सबसे दुखी कौन है, तो मुझे बता दो। क्या मैंने बोला है कि यदि कोई कार्बन आयन के बगल में कोई भी प्लस एम लग जाए तो होता क्या है? प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन तो लेना नहीं चाहता, तो इसके इलेक्ट्रॉन मतलब इसके लोन पेयर, इसके लोन पेयर में रिपल्शन होता है, तो साहब ये सबसे दुखी हो जाता है। कुल मिला के आप ये बात बार बार याद करो, मैं एक ही बार बता रहा हूँ कि बच्चों यदि कोई कार्बोकेटायन के जस्ट बगल में ऐसा कोई ग्रुप हो ना जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, माइनस एम वाला, तो ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल। अगर कोई कार्बन आयन हो इसके बगल में कोई ऐसा ग्रुप हो ना जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, प्लस एम, तब ये बड़ा दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास लोन पेयर तो रिपल्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? साहब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने करा दिया है। अच्छा, नोट्स में जितने में क्वेश्चन कराऊं ना वो सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने वो क्वेश्चन लिख दिया है तो समझ लीजिए कि वो जेई फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आगे सुनिए, इक्वल आरएस मैंने आपको बता दिया था। मैं एक बात लिखना चाहता हूं, ध्यान सुनिए। इक्वल आरएस के केस में सेम नेचर के बॉन्ड, सेम नेचर के बॉन्ड मतलब देखो ये सेम नेचर बोलते हैं। सेम नेचर मतलब सेम नेचर, सेम नेचर मतलब जैसे ये सेम नेचर, सीओ इधर बोल रहा हूं तो इधर भी सीओ बोल रहा हूं, इधर सीओ बोल रहा हूं इधर सीओ। ऐसा नहीं कि इधर मैं सीएच बोल रहा हूं तो इधर मैं सीओ बोलूंगा, नहीं। सेम नेचर ये हुआ कि आप आरएस जिसका भी देख रहे हैं उसमें सभी का वही बॉन्ड देखिए। जैसे आप मान लीजिए मैंने पहले आरएस में ए भी देखा तो दूसरे में भी देखूं,
तीसरे में भी ये भी देखो, ये बात कर रहा हूँ। तो ये बात ये हो रही है कि इक्वल, अगर इक्वल कभी आरएस बनता है बच्चों ना, तो उसमें सेम नेचर के बॉन्ड जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ऐसा नहीं कि जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना कर उनकी बात, नहीं, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, उनकी बॉन्ड लेंथ में इक्वल होती है, बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, बॉन्ड एनर्जी इक्वल होती है, स्टेबिलिटी भी सब इक्वल होती है। कैसे? अब मुझे बताओ, ये बॉन्ड देखो और ये बॉन्ड देखो, क्या इक्वल नेचर का है? इक्वल नेचर का है। क्या ये इक्वल आरएस है? इसका मतलब ये जो सीओ बॉन्ड लेंथ है ना, ये जो सीओ बॉन्ड लेंथ है बच्चों ना, यहाँ पर 2 इक्वल आरएस बना, इसमें जितने भी सीओ बॉन्ड लेंथ है ना, सीओ बॉन्ड लेंथ सबके सब इक्वल होंगे। ये इक्वल आरएस का केस होता है। तो जब भी कभी इक्वल आरएस हो ना, तो उसमें इक्वल बॉन्ड लेंथ मतलब बता देना चाहिए कि सब इक्वल है। लेकिन एक क्वेश्चन देखो जरा, एक क्वेश्चन जरा देखो। क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास एक सोडियम फॉर्मेट है, ये सोडियम फॉर्मेट है, ठीक है, और एक हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला ये हो रहा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर सोडियम फॉर्मेट में ना जो सीओ बॉन्ड लेंथ होता है वो इक्वल होता है, लेकिन फॉर्मिक एसिड में ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों? तो जरा देख लेते हैं क्यों। मुझे बता, सोडियम फॉर्मेट ऐसा बनेगा? भाई ये सॉल्ट है तो सोडियम अलग चला जाएगा, फॉर्मेट यही रहेगा, और इस फॉर्मेट में रेजोनेंस होगा, इस फॉर्मेट में रेजोनेंस होगा तो 2 इक्वल आरएस बनेंगे, तो ये जो सीओ बॉन्ड लेंथ है, ये सीओ बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगी। लेकिन इसमें देखो जरा, मुझे इसमें बताओ, फॉर्मिक एसिड तो सॉल्ट है नहीं, सॉल्ट है नहीं तो इसमें कोई एच बाहर तो निकलेगा नहीं। जरा मुझे इस फॉर्मिक एसिड में देखो, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा। मुझे इन दोनों स्ट्रक्चर को देख के बताओ, क्या ये इक्वल आरएस है? देख लो जरा ध्यान से, इस पर चार्ज डबल बॉन्ड है, इस पर चार्ज है, ये इक्वल आरएस नहीं है। जब ये इक्वल आरएस नहीं है तो मुझे बताओ क्या सीओ बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा? सोच के बताओ, क्या सीओ बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा? नहीं। तो ऐसे छोटे मोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि नॉर्मल प्रश्न है, बहुत सिंपल है ना। एक बात और देख लीजिए, मैं आपको बताऊं कि आपको मैंने जो सबसे पहले एक डीपीपी दिया था जिसमें कुछ क्वेश्चन था, जिसके नीचे आरएस भी बना था, उसमें ये कंपाउंड आपने देखा होगा, इसका नाम स्क्वायरिक एसिड होता है। ये डीपीपी का क्वेश्चन है और इसके 4 आरएस बनते हैं, 4 इक्वल आरएस बनते हैं, इक्वल आरएस। अगर किसी ने देखा तो अच्छी बात है, किसी ने बनाया तो बहुत बढ़िया बात है, इंपॉर्टेंट है ये। तो यदि आपने डीपीपी देखा है और ये स्क्वायरिक एसिड इसका नाम होता है, इसके 4 इक्वल आरएस बनते हैं, 4 इक्वल आरएस बनते हैं बच्चों। मैं बताना चाहता हूं इसमें कार्बन और कार्बन के जितने भी बॉन्ड है सब लेंथ सिंपल होता है, और ये जो सीओ बॉन्ड लेंथ है ये भी सबके सब आइडेंटिकल होते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला कि स्क्वायरिक एसिड में 4 इक्वल आरएस बनते हैं और इसमें सभी सीसी बॉन्ड लेंथ और सीओ बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं। लेकिन बच्चों इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सीसी बॉन्ड लेंथ को सीओ बॉन्ड लेंथ की इक्वल मान ले। मैंने क्या बोला? सेम नेचर के बॉन्ड ही इक्वल होंगे। मैं बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, सेम नेचर के बॉन्ड लेंथ ही इक्वल होंगे, ये बात याद रखिएगा। तो स्क्वायरिक एसिड में ना, अच्छा आपको पता नहीं, स्क्वायरिक एसिड में सीसी बॉन्ड लेंथ सब इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इक्वल आरएस है। सीओ बॉन्ड लेंथ भी सब इक्वल है, ठीक है, लेकिन आप सोचे कि सीसी और सीओ इक्वल हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों यार? ये दोनों बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगा ना, इसमें क्या इक्वल होगा? तो याद रखिएगा, जब कभी रेजोनेंस हो, इक्वल आरएस बने ना, सेम नेचर के बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं। अब जैसे स्क्वायरिक एसिड में आपको सीसी बॉन्ड लेंथ भी दिख रहा है, सीओ बॉन्ड लेंथ भी दिख रहा है, और आप ऐसा सोचे कि दोनों इक्वल हो जाए, नहीं, सीसी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा, सीओ बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा, दोनों अलग अलग कहानी है। बात समझ में आ रही शनागर विपुल? अच्छा, क्या ये क्वेश्चन स्क्वायरिक एसिड का डीपीपी में देखा है? जब मैंने शुरुआत में डीपीपी भेजा था, जिसे मैंने आरएस नीचे बना था डीपीपी में, नहीं देखा होगा, समय नहीं मिला, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। डीपीपी में बनाया गया 4, और मैंने इसमें कुछ करेक्शन भी कराया था, किसी ने पूछा था तो मैंने बोला था ऐसा नहीं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? जेई 2014 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कि साहब आपके पास CO2 है, आपके पास CO है और आपके पास CO3 है, और आपको पता है सब में सीओ बॉन्ड लेंथ मिलेगा। आप सब जानते नहीं जानते? सब, इसमें भी सीओ बॉन्ड लेंथ मिलेगा, उसमें भी सीओ मिलेगा, इसमें भी सीओ मिलेगा। प्रश्न ये है कि सर इनको डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में आप अरेंज करिए। जेई 2014 का प्रश्न है, कर लेते हैं। मुझे बताओ CO2 ऐसे बनेगा, ठीक है। मुझे बता, कार्बन मोनोऑक्साइड वास्तव में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कुल मिला के ट्रिपल बॉन्ड ही तो है, आपको पता है ना, मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मान लिया है। और CO3 बताओ, CO3 ऐसे बनेगा? भाई CO3 में इक्वल आरएस बनेगा, तो इसका RH यही बनेगा ना, RH। अब मुझे बताइए, अब ये CO बॉन्ड आप यहां का ले लो और CO बॉन्ड लेंथ आप यहां का ले लें,
और CO बॉन्ड लेंथ आप यहाँ के ले ले, बताओ सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ कहाँ है? क्या ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर 1.5 ऑर्डर का? तो सबसे लंबा यही होगा। समझ नहीं पा रहे यार, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन कराया था उससे बाद ये कौन सा होगा? डबल बॉन्ड वाला। और सबसे छोटा कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड वाला। यही 2014 क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। CO बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, उससे कम, उससे कम। अगर इंक्रीजिंग पूछता तो उल्टा कर देना। ठीक है, मैंने कैसे सॉल्व किया पता है ना? पता ना, कार्बोनेट आयन इक्वल RS करेगा तो इक्वल RS में ये इसका RH बनेगा। सभी बॉन्ड लेंथ ना तो सिंगल होंगे ना तो डबल होंगे, पार्शियल होंगे, मतलब 1.5 ऑर्डर का होगा। और 1.5 जानते ही हो, 1.5 तो डबल बॉन्ड से बड़ा ही होता है। ठीक है ना? खैर, हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू करते हैं। अब मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, जरा सब लोग ध्यान देखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं। तो मैं इसके लिए एक थोड़ा सा वो ले लेता हूँ, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताने जा रहा हूँ, जरा सब लोग ध्यान से देखिए ना। हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉनिक मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। जरा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जरा विचार हमारा सुने। बच्चों, हाइपर, आपको पता ना हाइपर किसको कहते हैं? हाइपर का मतलब ये हो कि अगर कोई आपका पड़ोसी गुस्सा हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपर। और हाइपर वो तभी होगा जब उसके पास बहुत एनर्जी मिले। हाइपर का मतलब होता है बच्चों मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। और मोर एनर्जी कॉन्जुगेशन, सर ये क्या मतलब है बताते हैं। देखो बच्चों, ऐसा है ना, ये एक ऐसा कॉन्जुगेशन है ना जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन ना पार्टिसिपेट करता है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर इसके बॉन्ड को पार्टिसिपेट कराना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इसका नाम हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर मतलब साहब ये हाई फाई का कॉन्जुगेशन है, नॉर्मल कॉन्जुगेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ोगे तब तो जाके वो पार्टिसिपेट करेंगे, और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। इसलिए ना इसके नाम क्या लिख दिया? हाइपर। हाइपर मतलब साहब ये कॉन्जुगेशन जो है वो हाइपर वाला कॉन्जुगेशन। हाइपर मतलब ये जल्दी से कॉन्जुगेशन होगा नहीं। क्यों हो नहीं होगा? क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसलिए इसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। खैर शुरू करते हैं, समझ में आ गया ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं लिखता हूं, कृपया प्लीज जरा स्क्रीन पर ध्यान दें। बच्चों, कोई भी एक sp3, ध्यान सुनिएगा, कोई भी एक sp3 कार्बन जिसके पास कम से कम एक CH बॉन्ड हो, मैंने एक बोला, एक तो होना ही चाहिए, एक CH बॉन्ड हो, और उसके जस्ट बगल में पड़ोसी में कोई कार्बोकेटायन हो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है यहां तक? तो होता क्या है बच्चों, होता ये है ना कि ये जो कार्बन, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये ब्रेक होकर यहां जाता है। मुझे बताओ, क्या ये CH का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा? सिग्मा बॉन्ड C और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी आपको लगेगी, इसलिए इसका नाम हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर मतलब क्यों? क्योंकि मोर एनर्जी वाला कॉन्जुगेशन। अब सुनो आगे क्या होगा, आगे का जरा सीन देखो। आगे ये होगा कि ये CH ऐसे ही रहेगा, और ये H बेचारा ऐसे लटकता हुआ रहेगा बिना बॉन्ड का। जरा देख लो, जरा बड़ा अद्भुत आपको दिखाई देगा। H बिना बॉन्ड का ऐसे लटका हुआ रहेगा, कैसे अभी देखते हैं। और ये आपका H होगा, और बच्चों यहां बन जाएगा CH2। बच्चों चूंकि ये जो H प्लस दिख रहा है ना, ये बिना बॉन्ड का वहां पर पड़ा रहता है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब बिना बॉन्ड का रेजोनेंस। इसका दूसरा नाम क्या होता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार का इफेक्ट नॉर्थन और ब्रेकर ने दिया था। नॉर्थन और ब्रेकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए उसको नॉर्थन ब्रेकर इफेक्ट के नाम से भी कई पुस्तकों में छपा हुआ है, कई बुक्स में यही भी लिखा हुआ। 3 प्रकार के लिखा गया है, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नॉर्थन ब्रेकर इफेक्ट। कुल मिला के जानिएगा सामने कॉन्जुगेशन की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या सभी को समझ में आ गया मैंने हाइपर क्यों लिखा? कि साहब ये एक ऐसा कॉन्जुगेशन है ना जो हाइपर हाई फाई वाला कॉन्जुगेशन है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्जुगेशन में ना आप C और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, और साहब C और H का बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है जो कि स्ट्रांग है, उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इस कॉन्जुगेशन के आगे ना मोर एनर्जी वाला बात लग गई, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब प्रश्न ये है, जरा ध्यान सुनिएगा बच्चों, जैसे जैसे ये हाइड्रोजन रिलीज हुआ H प्लस के फॉर्म में, उसके बाद तुरंत
तुरंत ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये इधर वाला, इधर 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 देखिए, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये तुरंत सेक्रीफाइस करने के लिए अब ये तैयार हो गया। जैसे ये सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गया तो जो ये हवा में H+ जुड़ रहा था वो फिर से दोबारा उस कार्बन पे ऐड हो जाएगा। कैसे, जरा मैं इधर समझाना चाहता हूँ, जरा मेरी बात समझिएगा। मैं इसको इधर लिखता हूँ, जरा सब लोग देखिएगा कैसे कह रहा हूँ मैं। देखिए जरा एक मिनट, हाँ देखिए जरा, तो क्या होगा जरा बताओ। ये C और H के बीच में ये पड़ा रहेगा, और जैसे ये छोड़ के जाएगा तब तक ये तुरंत इसको ऐड हो जाएगा और नीचे वाला सेक्रीफाइस कर लेगा। अब नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू जा सकता है ना, कॉन्जुगेशन के थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, और यहाँ बन जाएगा CH2। तो इसके कितने RS बने, अभी 2 बने, एक और बन सकता है, कौन सा वाला, अब ये सेक्रीफाइस कर सकता है, तो नीचे वाला ये सेक्रीफाइस करेगा। तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ H+ ऐसे रुक जाएगा, और ये C और H, और ये C और H, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। कितना बना, कितना हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, मतलब CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। और हमको कैसे पता चला 3 बनेंगे बच्चों, कुल मिला के नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, और बच्चों उतना ज्यादा ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा। अब क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? वैसे मैंने ये सब लिख दिया, आप चिंता ना करें, वैसे मैंने ये सब लिख दिया है, आप परेशान ना हो, मैंने अभी नोट्स में आपको भेजूंगा उसमें लिख दिया। ये समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत किसी को, बात ये समझ में आ रही है सबको? ठीक है, मैंने बता दिया। अब एक बार फिर सुन लीजिए सर, वहाँ पे बॉन्ड नहीं आएगा ना? क्या, इस जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, लास्ट वाला, वहाँ पे बॉन्ड नहीं आएगा ना? सॉरी, यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा, हाँ यह बॉन्ड नहीं आएगा, यह बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा। अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, एक बार सब लोग सुनिए। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है? जब कोई sp3 कार्बन, जिसके पास कम से कम एक CH बॉन्ड हो, जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक तो होना चाहिए, और उसके जस्ट बगल के पड़ोसी में कोई कार्बोकेटायन हो, या कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, या कोई कार्बन फ्री रेडिकल हो, तो बच्चों वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। लेकिन बच्चों कार्बोएनायन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, याद रखिएगा। क्यों नहीं होता ये भी सुन लीजिए। मुझे बताओ, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो साहब इसके पास जगह तो होना चाहिए ना इसके इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। भाई कार्बोएनायन के पास जगह नहीं है ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कहां लेगा इलेक्ट्रॉन? समझ नहीं पा रहे हो यार। भाई कार्बोएनायन के केस में कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि आपने इस CH बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे अगर आपने डबल बॉन्ड बना भी दिया तो साहब कार्बन का वैसे भी सब कुछ कंप्लीट है, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेने के कैपेबल नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा ना, जगह नहीं है ना उसके पास। तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर बता दो, मैंने क्या बोला? जब भी कभी sp3 का एक CH बॉन्ड के जस्ट बगल में कोई कार्बोकेटायन हो, या कि जस्ट बगल में कोई डबल बॉन्ड हो, या कि जस्ट बगल में कोई फ्री रेडिकल हो, वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछे बताओ इसमें से कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा बताओ, तो बच्चों अगर आपको ये तीनों में से कोई भी सीन दिख जाए हाइपर कॉन्जुगेशन टिक लगा देना। क्यों? एक बार फिर सुनिए। जब भी कभी भी sp3 कार्बन का कोई भी CH बॉन्ड के जस्ट बगल में कोई कार्बोकेटायन आ जाए, या इसके जस्ट बगल में कोई डबल बॉन्ड आ जाए, इसके जस्ट बगल में कोई फ्री रेडिकल आ जाए, तो बच्चों वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये तो बता दिया, आप डबल बॉन्ड का सिखा देता हूँ, जरा देख लो एक बार। मैं डबल बॉन्ड का एक बार बता देता हूँ, जरा सब लोग देखिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड लगा दिया, अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। भाई अगर इसके इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा तो ये अपने ऑर्बिटल वैकेंट करा लेगा इसको उधर भेज के। तो जरा बता दो क्या हो जाएगा आगे? यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा ऐसे CH2 माइनस, सॉरी यहाँ बन जाएगा ऐसे। देख लो जरा सब लोग, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा ना, देख लो जरा, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। भाई ये यहाँ पे ये उठ के यहाँ जाएगा तो ये उठ के आ जाएगा, तो ये तो एक बना, तो ये सीन और भी बन सकता है, हो सकता है क्या अब ये सेक्रीफाइस कर दे, 2 बन जाएगा।
जब ये सेक्रीफाइस करेगा तब तक ये फिर से कार्बन से जुड़ जाएगा, जब तक ये सेक्रीफाइस करके आएगा तब तक ये तीसरा वाला सेक्रीफाइस कर देगा। कुल मिला के कितने बनेंगे? कुल मिला के इसके भी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए, इन्वॉल्व CH बॉन्ड। CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हैं, इसके भी 3 बनेंगे। बात समझ में आ गई? आप एक फ्री रेडिकल का भी देख लो। वैसे मैंने ये सब बना दिया, आप चिंता ना करें, ये सब मैंने सब बना दिया। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ा सिंपल है। जैसे ये इसका देख लो, फ्री रेडिकल का होता क्या, देखो बच्चों होता क्या, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडिकल हाइड्रोजन अपना वहीं पे लटक जाता है, और ये जो एक वाला है यहाँ चला जाता है, एक, केवल एक, और एक वाला तो ये है ही, समझ गए? तो जरा देखो, ये एक ऊपर लेके चला गया तो ये फ्री रेडिकल। और बच्चों आपको पता ही है कि ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। बोलो ये सीन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। और ये सीन कितना बार बनेगा? 3 बार बनेगा। एक बार ये सेक्रीफाइस करेगा, एक बार ये सेक्रीफाइस करेगा, एक बार ये सेक्रीफाइस करेगा। तो ऐसे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आ गया? एक बात और सुन लीजिए, सबसे एक लाइन सुन लीजिए, ध्यान सुनो। अभी क्वेश्चन आपको करना है। अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो बच्चों, कोई कार्बोकेटायन हो, कोई भी कार्बोकेटायन हो, यदि आप उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा वो कार्बोकेटायन ज्यादा सुखी होगा। ठीक है? अगर कोई भी कार्बन फ्री रेडिकल है, अगर आप उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए। और यदि कोई आपको एल्कीन दिख जाए, एल्कीन, और कोई पूछे बताओ इसमें कौन सा स्टेबल है, तो बच्चों उसमें भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए, उसको सुखी कर दीजिए। क्या आप तैयार है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सब लोग क्वेश्चन शुरू किया जाए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जा देखो, मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मैं एक ओपन कर दूं, जरा एक बार इसको देख भी लो, देखो इसमें क्या क्या है। इस पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं, जरा देखो इस पीडीएफ को, जरा देखो मैंने क्या बोला कि जब भी कोई एक sp3CH बॉन्ड के जस्ट बगल में कोई कार्बोकेटायन है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन करता है? यहाँ का सिग्मा बॉन्ड इसके लिए पाई बनवाने के लिए आता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे बिना बॉन्ड का यहाँ पड़ा रहता है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। और जितने CH है वो सबके से वैसा काम करते हैं, और चूंकि ये बॉन्ड बिना बॉन्ड का है इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगर बच्चों कोई CH बॉन्ड के जस्ट बगल में कोई भी एल्कीन हो तब भी ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। ठीक है? यदि कोई CH बॉन्ड के जस्ट बगल में कोई फ्री रेडिकल हो तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। मैं आप बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुन, हाइपर कॉन्जुगेशन तभी होगा जब कभी sp3 कार्बन का एटलीस्ट एक CH बॉन्ड के डायरेक्टली कनेक्टेड विथ कोई कार्बोकेटायन, कोई एल्कीन, कोई फ्री रेडिकल, तभी ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। लेकिन बच्चों कार्बो एनायन के केस में ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। कार्बो एनायन डू नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि यदि अपना इलेक्ट्रॉन दे भी देता ना तो इसके पास जगह नहीं है, फुली फिल्ड पहले से है। कार्बो एनायन के पास इलेक्ट्रॉन रखने की स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए यह कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। एक बात और, हाइपर कॉन्जुगेबल H मतलब जिसको अल्फा H कहते हैं, ऐसा H जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, और उसको गिनना मैंने आपको सिखा दिया था। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग तैयार हैं? किसी के मन में कोई डाउट हो तो जब तक मैं दूसरा पीडीएफ खोल रहा हूं तब तक आप अपना डाउट पूछ लीजिए। जब तक मैं जब तक कर रहा हूं तो प्लीज प्लीज अपना डाउट पूछ ले जरा सब लोग। जब तक मैं अभी का पीडीएफ ओपन कर रहा हूं अपने डाउट पूछिए, अगर किसी को पूछना हो तो। किसी को? और अनवी पटेल आपको समझ में आ रहा? हाँ सर। और किसी को डाउट है? किसी को भी संदेह आपको समझ में आ रहा? नहीं सर। निशांत पटेल आपको समझ में आया? हाँ सर। कुछ पूछना चाहते हो? स्मित पटेल समझ में आ रहा? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आज का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सब तैयार हो सुनने क्वेश्चन सॉल्व करके? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के तैयार होना। हमें क्वेश्चन क्या क्या सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, हमें एल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी है, और हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बतानी है। कैसे बताएंगे? जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा आपका स्टेबल होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो उतना ज्यादा कॉन्जुगेशन करेगा, उसके पास उतने कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए स्टेबल होगा। खैर मैं ये सब लिख दिया हूँ, चिंता ना करें। ये मैंने सब लिख दिया, आप दोबारा वो पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, मैंने सब लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। ये मैंने सब लिख दिया। डायरेक्ट हम आते हैं
जो मैंने अभी हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन मैंने बना दिया है, पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मैंने बनवा दिया, इन्वॉल्व CH बॉन्ड। मैंने ये भी बता दिया जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जरा क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन हमने इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई के केस में मैंने किया था। क्या मैंने ये किया था इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई केस में? मुझे बताओ, क्या ये 3rd डिग्री कार्बोकेटायन है, क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्या ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, क्या ये मिथाइल कार्बोकेटायन है? तो बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, AERHI। इसका मतलब इंडक्टिव से पहले हमें हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सोचना है। अब कैसे सोचना है? यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन कितना है 9, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन 6, यहाँ का 3, यहाँ का 0। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है? इसमें है। इसका मतलब इसमें उतना ज्यादा कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा सुखी कौन है? 3, 2, 1 और ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट का भी यही ऑर्डर आया था। बात समझ में आ रहा? समझ रहा हो ना? इंडक्टिव इफेक्ट में यही ऑर्डर आया था 3, 2, 1, मतलब 3rd डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा सुखी, 2 डिग्री उसके बाद, इसके बाद, इसके बाद। अब जरा ध्यान सुनिएगा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में ये कार्बोकेटायन कौन सा 1 डिग्री वाला है? ये कार्बोकेटायन यहाँ पे कौन सा वाला? 2 डिग्री वाला। और ये कार्बोकेटायन यहाँ कौन सा? 3 डिग्री वाला है। तो अगर मैं पूछूं बताओ स्टेबल कौन सा होगा, तो आप आंसर देंगे सर 3, 2, 1 होता है, ये डायरेक्ट आंसर देंगे। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो अल्फा हाइड्रोजन निकाल लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन देख के आप आंसर दे लीजिए। वैसे आपको बता दूं कि 3, 2, 1 का ऑर्डर होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे आप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जाए, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जाए, दोनों में बात सही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, जरा ध्यान सुनिएगा। अगर आपको याद हो इंडक्टिव इफेक्ट में तो मैंने बताया था कि प्लस आई ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, बताया था। और प्लस आई ड्यूट्रोमिथाइल का ज्यादा होता है किससे? मिथाइल से। ये दोनों बात देख लीजिए। लेकिन बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन मिथाइल का ज्यादा होता है। सर ऐसा क्यों? मुझे बताओ, जब ये CH बॉन्ड टूटता है तभी तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। लेकिन बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि CH बॉन्ड और CD बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है ना, CD की बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा होती है। तो बच्चों ये जल्दी से बॉन्ड टूटेगा नहीं। जब ये जल्दी से बॉन्ड टूटेगा नहीं तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन उतना अच्छा नहीं होगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? जो CD बॉन्ड होता है ना, उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे रेजोनेंस करने के लिए यहाँ पे CD ले दिया और यहाँ पे कार्बोकेटायन ले लिया, और जस्ट बगल में आपने फिर से यहाँ पे CH ले लिया। सोचो, जब मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे CH ले लिया और जस्ट बगल में यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन ले लिया। बता कौन जल्दी से हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा? ये वाला कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन साहब इसकी तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा, ये जल्दी टूटेगा नहीं। जब जल्दी टूटेगा नहीं तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी उतना अच्छा नहीं होगा। एक बार फिर सुन लो, ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला सुन लो, एक बार फिर सुन लो। मिथाइल का प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि C और H मिथाइल का जल्दी टूट जाता है, जबकि C और D का जल्दी नहीं टूटता। अब इसमें एक प्रश्न सुनिए, जरा एक प्रश्न सुनिए। 4 क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ। आपको बताना स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो ये कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन और ये भी कार्बोकेटायन है। आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा सुखी है। मुझे बताओ, क्या इसमें तीनों मिथाइल है अल्फा हाइड्रोजन? क्या इसमें 2 मिथाइल और 1 ड्यूटेरियम वाला है? क्या इसमें 2 ड्यूटेरियम और 1 मिथाइल है? और क्या इसमें तीनों ड्यूटेरियम है? मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर जो 4th है ना, उसमें C और D के बीच के बॉन्ड तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब अगर आप इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएंगे भी ना तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, जबकि इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बहुत, एक तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 स्ट्रक्चर बनेगा। और C और H के बीच का जो बॉन्ड है वो भी बहुत वीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है CD की अपेक्षा। तो सबसे अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में लगेगा? फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है CD3 की अपेक्षा। और आपको ये भी पता है कि CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है कौन से? CD की अपेक्षा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया? बात समझ में आ गई? लिख दिया मैंने, रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर। अब एक बात और सुन लीजिए। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा, सर आपने बोला कि हाइपर कॉन्जुगेशन देखना चाहिए और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखना चाहिए यदि कोई कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि ये एक ऑर्डर है। लेकिन जरा एक प्रश्न देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप इस प्रश्न को देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। बच्चों इन चारों क्वेश्चन में अल्फा हाइड्रोजन 4 है, सब में अल्फा हाइड्रोजन 4 है। देख लो ध्यान से, सब में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है।
इसका मतलब ये हुआ ना कि आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड नहीं करेंगे। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसको आप हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड नहीं करेंगे बच्चों, तो उसको तुरंत इंडक्टिव इफेक्ट से सोचना चाहिए। और बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट एक बार फिर याद कर लो, इंडक्टिव इफेक्ट ना ड्यूटेरियम मिथाइल का ज्यादा होता है मिथाइल से। इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहा हूं मैं। अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन बोलता ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन में मिथाइल ज्यादा हो जाता ड्यूटेरियम मिथाइल से। समझ नहीं पा रहे हो यार? क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हो? देखो क्वेश्चन धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो बच्चों अब मुझे बता दो, इन चारों प्रश्न में अल्फा हाइड्रोजन तो आप लगा नहीं सकते, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा नहीं सकते, तो फिर क्या लगाएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट आपको कौन सा पोर्शन में दिखाई देगा? सबसे ज्यादा फोर्थ वाले की। फोर्थ में दिखाई देगा। सबसे ज्यादा फोर्थ, फिर थर्ड, फिर टू और फिर वन। आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? जेई और नीट कैसे क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन तो आसान होता है, बस हमें सोचना है। तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला बच्चों कि आप ये ऑर्डर याद कर लीजिए, AERHI। और किसी भी प्रश्न में आप हाइपर कॉन्जुगेशन पहले सोचा करें क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव है, और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट सोचा करें। लेकिन कभी अगर हाइपर कॉन्जुगेशन फेल हो जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट ध्यान दिया करें। लेकिन बच्चों एक बार फिर सुन लीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में आपका मिथाइल ज्यादा इफेक्टिव होता है ड्यूटेरियम से। लेकिन अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो ड्यूटेरियम मिथाइल ज्यादा इफेक्टिव होता है मिथाइल से। तो ये तो आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा सर मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्यों? अगर चारों में आपको अल्फा हाइड्रोजन सेम दिखाई दे तो आपको इंडक्टिव के सहारे ही चलना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको ये करना है, आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। इसमें कुछ प्रश्न है, चलिए बताइए। पहले क्वेश्चन में कौन स्टेबल है? जल्दी से फास्ट। पहला वाला। ये कार्बोकेटाइन की ये कार्बोकेटाइन? पहला वाला स्टेबल क्यों है मुझे बता फर्स्ट। दो। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा। चार है। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके ज्यादा कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए जल्दी से। फर्स्ट वाला। फर्स्ट। वैसे भी ये थर्ड डिग्री है, वैसे भी ये 2 डिग्री है, वैसे भी आप अल्फा हाइड्रोजन गिन लीजिए। चलिए थर्ड वाला बताओ। सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला वैसे भी थर्ड डिग्री है। विपुल आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट वाला। अच्छा सबको पता है ना कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? कैसे? ये कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल में एक CH चाहिए जबकि यहाँ पे 2 CH है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। फर्स्ट के सेकंड? पक्का सेकंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 7। सेकंड वाला यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। सेकंड वाला। सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट वाला। ओके। क्वेश्चन नंबर 10। सेकंड सेकंड वाला लॉक कर दे। सेकंड वाला। तो मुझे बता दो, एक बार मुझे बता दो, क्या आपको समझ में आ गया? हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं कैसे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए, जो ज्यादा वो आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन देखने में केवल डरावना था, लेकिन आपने देखा ना कि मुश्किल से ना 5 सेकंड भी नहीं लगे, आप सभी ने आंसर खुद बता दिए। मैं एक बार फिर सुन लीजिए, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी और इन तीनों की स्टेबिलिटी बच्चों ना आप ना अल्फा हाइड्रोजन देख के बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है और अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जरा एक बार और फिर देख लीजिए बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जरा ध्यान देखिएगा, इसको मुझे बताने दीजिए, आप सुनिए जरा। एक्सेप्शन ऑफ AERHI, इसका एक्सेप्शन क्या है? अपवाद। मतलब इसका सर आपने जो नियम, इसका अपवाद कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। सुनो मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि सभी प्रश्न में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट का बात हम बाद में करेंगे। जरा इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। मुझे बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। सबको दिख रहा है इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, ठीक है। लेकिन बच्चों
पहले वाले में जरा ध्यान सुनिएगा, इस कार्बोकेटाइन को इस 3 क्लोरीन का -I भी दिख रहा, वो भी डायरेक्ट दिख रहा, एकदम बगल में है। और यहाँ पे जो 3 है ना, थोड़ा डिस्टेंस पे आ चुका है। ये मैं मानता हूं कि इसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है और ये ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो 3 क्लोरीन जो -I लगा रहा है ना कार्बोकेटाइन पर, वो थोड़ा दूरी पर लगा रहा है, डिस्टेंस ज्यादा है, और ये जस्ट बगल के पड़ोसी में लगा रहा है, वो भी 3 क्लोरीन लगा रहा है बगल के पड़ोसी में ही। इसलिए बच्चों इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भले ही ज्यादा, लेकिन इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। कृपया इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। समझ गए मैंने क्या बताया? ये हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट का एक अपवाद भी है, ठीक, क्योंकि ये दूरी पे है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम लगेगा, और इसका बहुत पास में लगेगा। अगर बहुत पास में लगेगा बच्चों तो वो ज्यादा लगाएगा, इसलिए सेकंड वाला ज्यादा आपका इफेक्टिव हो जाता है। इस पर अल्फा हाइड्रोजन कम भी है, लेकिन सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, ये एक्सेप्शन है। चलिए क्वेश्चन देता, देखते कौन बताता है। क्वेश्चन सुनिए, ये क्वेश्चन जेई में आया था। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, मतलब इसका कितना हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे? 6। इसके टोटल 6 बनेंगे, और क्या, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने बनेंगे, और क्या। गिन लो, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5, और एक यहाँ पे 6 आएगा। जेई में आया था ये क्वेश्चन। कुछ बात समझ में आ रही है कि इस स्ट्रक्चर के कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड? इसलिए मैं बार बार इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड बोल रहा हूँ, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है यार जेई नीट में। अब एल्किन की कहानी से वही है, 3 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, ये सब बता चुका हूं मैं, है ना। आगे सुन लीजिए, अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो एल्किन ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए क्वेश्चन आपको बताता हूं, मुझे बताइए, ये पहला कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड, ये तीसरा कंपाउंड, ये चौथा कंपाउंड, ये 5वां कंपाउंड, जरा मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट। मुझे बता, पहले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 है साहब, कहाँ है? 0। दूसरे में 3, 3। तीसरे में 6। चौथे में 9 है, 5वें में 12। जरा बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? 5वां, उसके बाद और चौथा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो, जरा मुझे बता दो फटाफट, जल्दी दूसरा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर मुझे लिखवा दो जल्दी जल्दी, फटाफट, जल्दी फास्ट। 3, 2, 1। 3, 2, 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3, 2, 1, जरा मुझे इसका भी लिखवा दो जल्दी जल्दी फटाफट, थर्ड का। फर्स्ट, सेकंड। जरा मुझे फोर्थ का बताओ जल्दी जल्दी, आंसर बोलो फटाफट, सब लोग बोलो, निशाक पटेल सेकंड 1। हाँ सब लोग बोलो यार, सब लोग आंसर बोलो यार, ये सबके लिए क्वेश्चन है ना, तीर्थ पटेल, सब लोग आंसर बोलो प्लीज। क्वेश्चन है 5th, 2, 1। 2, 1। धीरज तू भी आंसर बोल दे यार। अब तू अल्फा हाइड्रोजन अगर कल गिन लिया होता तो तू भी यार जल्दी जल्दी बोलता। जय पटेल आंसर जल्दी बोला करो। क्वेश्चन नंबर 6, 1, 2, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 7, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 8, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 9, 1, 2। 1, 2। क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है, 1, 2। अब देख रहे हो ना कितना जल्दी ऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। अच्छा, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में चूंकि आपको पता ना थियरी है नहीं, न्यूमेरिकल ज्यादा है, इसलिए मैं जब क्वेश्चन ग्राह करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बता दो, ध्यान से सोचना है ना, उसके बाद बताना कौन सा एल्किन ज्यादा स्टेबल है। जरा अल्फा हाइड्रोजन गिन लो तो मुझे बता कितना है। इधर 3 ये हैं, 2 ये हैं, 5 और 5, 3, 8 ही है ना यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। 1, 2। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 3, 5, 2, 7। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 7, 1, 2 आंसर आ गया। बच्चों एक क्वेश्चन, ठीक है ना, 1, 2 ठीक है ना। बच्चों एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखना जरा, मैं आपके सामने ना ब्यूट वन इन ले रहा हूं, ब्यूट वन इन के मैं बताना चाहता हूं कि 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कौन कौन से? एक तो खुद ब्यूट वन इन का मतलब होता है कि 4 कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड एक लगाना है, उसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? तो उसके 3 बनेंगे। कौन कौन सा? एक तो ब्यूट वन इन, और एक तो ब्यूट टू इन, और एक आइसोब्यूटीन। समझ नहीं पा रहे हो यार? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 कार्बन में यदि आप एक डबल बॉन्ड लगाते हैं तो 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक का सबसे वीआईपी क्वेश्चन। अब आगे सुनिए क्वेश्चन क्या है। प्रश्न ये है कि सर इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। तो पहले मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता देता हूं, फिर मैं रीजन बताऊंगा। सुनो बच्चों, सब आप मुझे बताओ, इसमें अल्फा डेल कितने हैं? 2 हैं। लेकिन बच्चों इन दोनों में अल्फा डेल कितने हैं? 6 हैं। भाई ये सबसे पीछे जाएगा 1 ब्यूटीन, ये तो समझ में आ गया। लेकिन इन दोनों में लफड़ा है कि सर 2 ब्यूटीन पहले लिखूं कि आइसोब्यूटीन पहले लिखूं। भाई ये दोनों में प्रश्न है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइसोब्यूटीन सबसे पहले होता है, उसके बाद 2 ब्यूटीन होता है, फिर 1 ब्यूटीन होता है। और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आइसोब्यूटीन है ये जीआई शो करता है, तो इसमें सीसो ट्रांस भी होंगे। और आपको ये पता है कि ट्रांस की पैकिंग सबसे अच्छी होती है, सबसे सिमेट्रिकल होता है, तो ट्रांस सबसे अच्छा होता है। अगर मैं उसकी बात करूं तो अगर मैं ऐसे बात करता तो सबसे ज्यादा लिखता आइसोब्यूटीन, फिर ट्रांस, 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, तो सबसे लास्ट में 1 ब्यूटीन लिखता, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है, तो सबसे लास्ट में ये होगा। लेकिन बच्चों इसमें टेंशन है कि सर ये कैसे हो सकता है कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो आइसोब्यूटीन पहले कैसे चला गया? ठीक है, अब मैं इसका रीजन बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। सब लोग से रिक्वेस्ट, इसका रीजन सुनिए। वैसे वो याद रखना, रीजन तो याद बताना ही, लेकिन उसको याद रखना। बच्चों सबसे पहले हम 2 ब्यूटीन में हाइपर कॉन्जुगेशन करने जा रहे हैं। जरा सब लोग देखो, मुझे बताओ, क्या ये 2 ब्यूटीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन 6 है, मतलब इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन एक में हमको पता चल जाएगा। बच्चों ये यहाँ उठ के जाएगा और ये यहाँ उठ के जाएगा, तो मुझे बताओ क्या ये सीन बनेगा? ये वाला सीन बन जाएगा। अगर मैं ऐसे सीन बनाऊंगा तो ऐसे टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन इनमें खास बात सुनो, अगर आप इन 6 स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो आपको कार्बोनाइन की जो डिग्री दिखेगी वो सेकेंड डिग्री दिखेगी। इन 6 स्ट्रक्चर में बना के देख लेना। आप इधर से बनाओ तब भी आपको यहाँ पे ही कार्बोनाइन दिखेगा, कहीं से बनाओ आपको सेकेंड डिग्री, आपको सभी में सेकेंड डिग्री कार्बोनाइन ही दिखेगा। अब जरा इधर देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। अब आइसोब्यूटीन में करके देखो, आप आइसोब्यूटीन में करोगे तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, तो कुल मिलाकर ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, और ऐसे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, बिल्कुल ऐसे बनेंगे। और इसमें जो कार्बोनाइन है वो कहाँ पे दिखाई देगा? 1 डिग्री पे। मैंने बताया था कि कोई भी कार्बोनाइन जिसके पास जितनी ज्यादा भीड़ कम हो, जिसके पास क्राउडेड कम हो, वो ज्यादा स्टेबल होता है। याद करो, मैंने बताया था, कुछ दिन पहले ही बताया था बच्चों। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन आइसोब्यूटीन का ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 डिग्री कार्बोनाइन बनता है, जो कि 2 डिग्री से स्टेबल है। मैंने बताया था ना, कार्बोनाइन भीड़ भाड़ एरिया कम पसंद करता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा भीड़ है वो ज्यादा पसंद करता है। ठीक है ना? तो बच्चों इसीलिए आपका आइसोब्यूटीन 2 ब्यूटीन से ज्यादा स्टेबल है, और इसमें भी ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको तो याद कर लें और रीजन भी देख लें। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। खैर कोई बात नहीं, एक एक्सेप्शन और सुन लो। एक्सेप्शन आप यही आ रहा चाहिए, एक एक्सेप्शन सुन लो, ध्यान सुनना बच्चों। आपको बता दूं कि ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है, सेकंड वाला कंपाउंड है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपके 4 है, इस पर अल्फा हाइड्रोजन आपके 5 है। तो नियम के अनुसार आपका सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट वाला ज्यादा, इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। नियम के अनुसार तो सेकंड होना चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। रीजन सुनो, रीजन है बच्चों एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन रीजन क्यों? सुनो, मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान सुनना। सबसे पहले आप इसको लो, ये जो कार्बन है इसमें कोई भी कार्बन sp3 है। अगर कोई कार्बन sp3 है तो किसमें रहना चाहता? वो 109 डिग्री 28 मिनट में रहना चाहता। लेकिन आपको पता है एक ट्रायंगल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट में रहना चाहता है, लेकिन ट्रायंगल में बॉन्ड डिग्री कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इसका मतलब मैंने बताया था, याद है कि साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है। अब थोड़ा सा विचार करो, मान लो मैंने इसके अंदर डबल बॉन्ड बना दिया। डबल बॉन्ड बनाने से बच्चों ये कार्बन कौन सा हो गया? sp2 हो गया। और sp2 में बॉन्ड एंगल वास्तव में कितना होना चाहिए? 120, लेकिन ये ट्रायंगल अभी भी कितना है? 60। मतलब यहाँ पे तकलीफ और बढ़ गया। समझ नहीं पा रहे हो यार? मैं बताना चाहता हूं कि 3 मेंबर का कोई भी रिंग ना sp2 होना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि साहब sp3 में उसको तकलीफ बहुत ज्यादा थी।
भाई 109 डिग्री के एंगल में 60 डिग्री वो खुद था। अब भाई साहब sp2 में ना, sp2 में उसको 120 डिग्री होना चाहिए, जबकि वो 60 अभी भी है। तो जरा ऊपर वाले क्वेश्चन में जरा देखो, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे केवल ये कार्बन ही sp2 है, यहाँ पर तकलीफ केवल एक जगह है, लेकिन यहाँ पे तकलीफ यहाँ और यहाँ दोनों जगह है। यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, और एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए बच्चों ना फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है। समझ गए? क्लियर है? सुना बिल्कुल समझ में आया? नहीं आया? पक्का? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो साहब, अगर किसी को डाउट हो, कोई मन में प्रश्न, तो कृपया पूछा जाए तुरंत। बच्चों जरा थोड़ा सा तो थोड़ा टॉल्विन के बारे में बात कर ले, क्या टॉल्विन के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट सुन लो। टॉल्विन के बारे में खास बात सुनो। मुझे बताओ, टॉल्विन में अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, किसी को डाउट? कैसे अल्फा हाइड्रोजन है? मुझे बताओ कैसे अल्फा हाइड्रोजन है? ये C और H, और ये C और H, और इसके बाद ये देखो जरा कैसे अल्फा हाइड्रोजन है। टॉल्विन हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो जरा, मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है? यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये है। क्या उसके जस्ट बगल में sp3 कार्बन है? क्या उसके पास CH बॉन्ड भी है? तो टॉल्विन हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। समझ नहीं पा रहे यार? टॉल्विन हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, दिख गया ना का हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा। और बच्चों जब टॉल्विन हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो मुझे बताओ, मान लीजिए कि ये वाला CH बॉन्ड इधर उठ के आता है, तो ये इधर उठ के जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सब हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी तो CH बॉन्ड कर सकता है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी CH बॉन्ड कर सकता है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सिंपल। लेकिन बच्चे एक बात और देखो जरा ध्यान से, कि जैसे ही टॉल्विन हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, इस टॉल्विन के पास यह माइनस चार्ज है, ये रेजोनेंस में तो कर सकता है, ये रेजोनेंस में तो कर सकता है, इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस भी पॉसिबल है। ठीक है, मैंने एक बार फिर सुनो, जैसे ये टॉल्विन है, टॉल्विन मतलब ये CH3 लगा दिया, तो टॉल्विन हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्यों प्लस बोल रहा हूँ? क्योंकि टॉल्विन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पे बढ़ाई, इसलिए मैंने प्लस बोल दिया। प्लस मतलब भाई प्लस वही तो होते हैं जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बेंजीन पे CH3 जुड़ने के बाद ये बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करता है जैसे प्लसियम करता है। ये अलग बात है, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन फिर भी वैसे ही करता है। क्यों? क्योंकि ये आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, आप देख सकते हैं। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है और प्लस आई तो लगता ही है। क्यों? एल्काइल ग्रुप का प्लस आई लगता है। याद रखिएगा, टॉल्विन का तो प्लस आई लगेगा, CH3 का प्लस आई लगता है, ये तो कंफर्म है, तो आपको पहले से पता है। लेकिन CH3 का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग में ना आर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। जरा मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन ये है बच्चों, आपको बताना है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। कैसे बताओगे? सिंपल सी बात है सर, जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसको उतनी स्ट्रक्चर बनेगी। भाई देखो, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, लेकिन साहब इस ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, तो ये सबसे बेकार तो फोर्थ वाला हो गया। लेकिन सबसे अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन थर्ड वाला करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर सबसे ज्यादा बढ़ाएगा टॉल्विन, उसके बाद ये, उसके बाद ये। कुल मिला के एक मेरी बात सुनो, कि बेंजीन पे यदि कोई भी एल्काइल ग्रुप लग जाए, एल्काइल ग्रुप कोई भी R ग्रुप लग जाए, तो ये आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन करता है यदि इसके पास अल्फा H हो तो। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मुझे बताओ जरा ध्यान, सब लोग देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट ध्यान से देखिए। आपके सामने एक कार्बोकेटायन ये है और आपके सामने एक कार्बोकेटायन ये है। दोनों कार्बोकेटायन ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं सुखी हो जाऊं। ठीक है, तो मैंने एक मिथाइल यहां जोड़ दिया और एक मिथाइल मैंने मेटा पे जोड़ दिया। तो ये जो मिथाइल है ये प्लस आई तो लगाएगा ही, भाई थर्ड कार्बन पर 100 होता है तो वहां तक तो दिखाएगा ही, लेकिन इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये रेजोनेंस के थ्रू आगे बढ़ता है। तो बच्चों इस कार्बोकेटायन को इस मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन भी इफेक्ट मिलेगा और प्लस आई भी मिलेगा, मतलब ये सुखी हो जाएगा और ये खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई भी मिल रहा है। लेकिन इस मिथाइल को केवल और केवल माइनस आई ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि कोई भी कॉन्जुगेशन मेटा पर कभी नहीं शो होता, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन ले लो, चाहे प्लस ले लो, चाहे माइनस ले लो। तो बच्चों इस मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा,
लेकिन उसको बाईपास कर लेगा, उसके पास नहीं जाएगा। मतलब इसको केवल और केवल आपको प्लस आई मिलेगा और इसको प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों मिलेगा। तो अगर मेरा प्रश्न है कि बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप बोलेंगे सर ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इस कार्बोकेटायन को ना हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ प्लस आई भी मिल रहा है और इसको केवल और केवल प्लस आई मिल रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन याद रखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें है लेकिन उसको मिलेगा नहीं। ठीक है, जरा एक बात और कर ले लास्ट में, सुनो। अगर आपको कोई भी एल्किन की स्टेबिलिटी देखनी है तो एल्किन की स्टेबिलिटी में अगर किसी में रेजोनेंस हो रहा तो वो ज्यादा स्टेबल है, एक्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। मान लो कोई एल्किन में केवल हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा और किसी एल्किन में रेजोनेंस हो रहा, तो रेजोनेंस आपको ज्यादा प्रेफर करना। क्यों? क्योंकि ऑर्डर वही है ना, AERSC। देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मुझे बताओ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस भाई हाइपर कॉन्जुगेशन मामला नहीं है ना। अरे यार हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है? जब कभी कोई कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के जस्ट बगल में कोई sp3 और उसके पास CH बॉन्ड हो, तब तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना। पहले में तो हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं, दिख रहा ना कि नहीं दिख रहा? बच्चों दूसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस कार्बोकेटायन के जस्ट बगल में एक CH बॉन्ड और sp3, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और मैं बताना चाहता हूं इसमें आपका रेजोनेंस भी है। मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस दोनों है। तीसरे में हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस तीनों है, उसके बाद भी दोनों है, इसके बाद भी दोनों है। और जरा फोर्थ इसमें देखो जरा, इसमें केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है। देखो जरा, कार्बन डबल बॉन्ड रेजोनेंस तो है ही नहीं, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसमें भी केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बच्चों मुझे बता दो कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, इसमें रेजोनेंस के साथ अल्फा हाइड्रोजन 12 है, तो सबसे ज्यादा सुखी नंबर 1 पे ये होगा। इसमें रेजोनेंस के साथ अल्फा हाइड्रोजन 9 है, तो सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है रेजोनेंस के साथ, तो थर्ड में ये हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस के साथ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो फोर्थ नंबर पे ये हो जाएगा। और इसमें केवल रेजोनेंस है तो फिफ्थ नंबर पे ये हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे ये हो गया ना। अब 6 और 7 की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, तो 6 नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद 7th नंबर ये हो जाएगा और सबसे बेकार ये हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आ गई? तो मैंने ये PDF खत्म कर दिया और मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत अच्छे से बता दिया। अब हमने पढ़ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और यहाँ तक सभी क्वेश्चन कर लेंगे जितना लोगों को बताया मैंने। अब किसी के मन में कोई डाउट आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये PDF आप ध्यान से पढ़िए, इसको क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करिए। एक बार फिर सुन लो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। जब भी कभी आपको एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है तो बच्चों बगल का कार्बन चेक करो, क्या ये कार्बन sp3 है? अगर ये sp3 है तो इसके पास कम से कम एक CH बॉन्ड है, तब हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। याद रखना sp3 बगल में होना चाहिए। और बच्चों यदि कभी इसमें रेजोनेंस भी और हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मामला और अच्छी बात है भाई, तब तो ये सबसे ज्यादा सुखी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? याद रखिएगा इसके बगल में sp3 होना चाहिए CH बॉन्ड। और हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन में कैसे होता है? कोई कार्बोकेटायन हाइपर कॉन्जुगेशन तब सब करेगा जब इसके बगल में एक CH3 हो, मतलब एक CH बॉन्ड हो। कोई फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन हाइपर कॉन्जुगेशन कब करेगा? जब इसके बाद में एक sp3 उसके पास CH बॉन्ड हो। क्लियर है? तो मुझे बता दो, क्या मैंने आपको तीनों बता दिया? मुझे बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया, मेसोमेरिक इफेक्ट बता दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन भी बता दिया। इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और इसमें ये कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करता है, और ये 3 पार्ट पे डिपेंड करता है। sp3 के बगल में कार्बोकेटायन, sp3 के बगल में फ्री रेडिकल और sp3 के बगल में एल्कीन हो, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन शो होता है। एक बात और सुन लीजिए, टॉल्विन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन आपने देखा है वो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। वो टॉल्विन में वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। आप किसी प्रकार की कोई भी कॉन्जुगेशन करें, प्लस m करें, माइनस m करें, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन करें बच्चों, आर्थो और पैरा पे इफेक्ट बढ़ेगा। ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। यदि प्लस वाला हो तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और यदि माइनस वाला हो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। एक बात और सुन लो, मेटा पे आप कुछ भी जोड़ दीजिए, खुद भी चिपक जाइए, तब भी मेटा पे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि मेटा के रास्ते को वो बाईपास कर लेता है, वहां से निकल जाता है। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ये PDF मैं आपको सेंड करूंगा करीब 10 बजे करीब। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज और कल 2 दिन का टाइम है, प्लीज यहाँ तक कंप्लीट कर लो। और किसी को डाउट हो ना, आप उसकी पिक सेंड करके मुझे डायरेक्ट कॉल करें, मुझे समय लेके मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन यहाँ तक सबको पता होना चाहिए, संडे टेस्ट है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, IPSC से लेके पूरा GOC फर्स्ट है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू।